प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का, नंबर सिस्टम का। एक्सरसाइज 1.2 अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। किसे कहते हैं तो सुनिए। वैसे संख्या वैसे संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो p/q के रूप में ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या का खोज किसने किया? सादा सब सिंपल भाषा में बोला जाए तो इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। पाइथागोरस के अनुयायी द्वारा खोजा गया था। देखिए, पहले किसे कहते हैं तो जो पूर्णांक के रूप में नहीं होता है, जो p/q के रूप में नहीं होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11। आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट देख रहे होंगे कि सभी का जो वर्गमूल है दशमलव में आ रहा है। जैसे √4 होता तो इसका वर्गमूल 2 आ रहा है, तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन ये सारे चीज़ हो गए, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। साधारण सी भाषा में कहा जाए कि जिसका वर्गमूल ना हो, परिमेय संख्या, या वर्गमूल हो जो दशमलव में हो, पॉइंट में पूरा का पूरा ना हो। ठीक है, तो जो पाइथागोरस के अनुयायी द्वारा खोजा गया था वह एक √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या इनके द्वारा खोजा गया था। लेकिन तो पाइथागोरस के अनुयायी ने बताया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आगे चलकर बच्चों 425 ईस्वी पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने बताया
कि √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 और √70 भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या का सबसे पहला पहचान जो P/Q के रूप में ना हो। दूसरी पहचान जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल ना हो। अब 8 क्लास में पढ़े थे पूर्ण वर्गमूल ना हो, मतलब दशमलव में जाओ। जैसे √2 का वर्गमूल क्या आता है 1.414, जबकि √4 का वर्गमूल क्या आ रहा है 2। तो ये पूर्ण वर्गमूल नहीं है, इसलिए क्या अपरिमेय माने गए। ये क्या हो गया परिमेय। तो परिमेय अपरिमेय समझ गए। जैसे √3 का 1.73, देखिए दशमलव में आ रहा है, जबकि अगर यही √9 का किया जाए तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब आगे 1700 ईस्वी के अंत में लिम्बार्ट तथा लेजर्ड ने सिद्ध किया कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। कौन? तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या। पाई समझ रहे हैं, पाई के वैल्यू आप लोग पढ़ते हैं 3.14। ठीक है, बाकी बच्चों हम लोग अपरिमेय संख्या क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक क्या क्या डिस्कस किए? जो P/Q के रूप में ना हो और जिसका वर्गमूल पूर्ण वर्गमूल ना हो, दशमलव में है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, 1700 में लैम्बर्ट और लेजर्ड ने बताया कि पाई भी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग प्रश्नावली की ओर चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज सवाल पहला है सत्य और असत्य, ट्रू एंड फॉल्स। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। बच्चों हाँ, हमने क्या पढ़े थे? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो पहले समझे बच्चों, वास्तविक संख्या किसे कहते थे? वास्तविक संख्या किसे कहते थे पहले ये समझेंगे। तो क्या पढ़े थे? परिमेय प्लस अपरिमेय के संग्रह को, परिमेय प्लस अपरिमेय के क्या कहता? संग्रह को क्या कहते थे?
वास्तविक संख्या। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या। मान लीजिए बड़ा सा वास्तविक संख्या है, इसी के अंदर में ना आ रहा है कौन, परिमेय भी आ रहा है और अपरिमेय भी आ रहा है। परिमेय भी अपरिमेय, तो कह सकते हैं सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होगी, सभी परिमेय भी वास्तविक होगी। इसका मतलब कह रहा है प्रश्न, उसका सॉल्यूशन हल हो गया कि हाँ सब प्रत्येक अपरिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। होती है, यहाँ परिमेय रहता है तभी परिमेय वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में क्या होता है। देखिए जहाँ m एक प्रकृत संख्या है, सोच लीजिए एक प्रकृत संख्या है, एक प्रकृत संख्या, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िएगा उसी में आंसर है। तो कह रहा है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु पर √m के रूप में एक प्रकृत संख्या है, मतलब एक से शुरू हो रहा है, एक पर, तो क्या होगा, कथन गलत है क्योंकि असत है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्रकृत संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं हो सकता, असत्य है। क्योंकि कोई भी ऋण मतलब निगेटिव नंबर, ऋण संख्या किसी प्रकृत संख्या का धनात्मक वर्गमूल नहीं होगा, पॉजिटिव में नहीं होगा, निगेटिव का वर्गमूल नहीं हो सकता। प्रश्न तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये तो पीछे वाला सवाल का हो गया आंसर, पिछला वीडियो 1.1 पढ़े थे इस तरह से कि देखिए इससे समझेंगे। परिमेय और अपरिमेय को वास्तविक संख्या, संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय के, तो परिमेय वास्तविक होगा, अपरिमेय भी वास्तविक होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वास्तविक है जो। तो यहाँ क्या कह रहा है कि सभी धन पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय होता है। क्या सभी धन पूर्णांक, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगा, तो असत्य है, गलत है। क्यों, देखिए एक वास्तविक संख्या है, एक क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन एक को क्या अपरिमेय संख्या बोलेंगे, नहीं ना, लेकिन एक अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। कैसे, अगर √1 करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 1 आ रहा है, परफेक्ट नंबर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर वर्ग में आ रहा है। तो अपरिमेय किसे कहते थे, जिसका वर्गमूल दशमलव में आता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब परिपूर्ण वर्ग नहीं हो। तो एक वास्तविक संख्या है, लेकिन एक ये
परमेय संख्या अपरमेय संख्या नहीं है। तो कह सकते हैं अपरमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या नहीं होती है। फिर से सुने, अपरमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरमेय नहीं होगा, क्योंकि एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन अपरमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहा है, क्या, सवाल को बढ़िया से पढ़िए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक को वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या सवाल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक किसे पढ़ते थे? धनात्मक पूर्णांक कह रहा है बच्चों। सवाल का आंसर, धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? ऐसे पूर्णांक क्या होता है? माइनस से शुरू होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। लेकिन धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो सॉल्यूशन में धनात्मक पूर्णांक क्या क्या होगा? हम लोग पढ़े थे। तो धनात्मक पूर्णांक क्या से शुरू होगा? 1, 2, 3, 4। तो क्या है बच्चों? 5, 6, 7। ये सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक। मतलब पूर्णांक तो है लेकिन प्लस में है। अब पूर्णांक तीनों को कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है? धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, ऋणात्मक नहीं। वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक में देखिए, अब हम लोग, अब देखिए प्रश्न कर सकिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए परिमेय है। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक देखो बच्चों, इतना है। अब इसका अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्या होता तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। कैसे? तो एक एग्जाम्पल कर रहा है, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2, जबकि 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन 4 क्या? एक धनात्मक पूर्णांक है। आप 2 को 1 करेंगे तो परिमेय संख्या होगा ना। बाकी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जानने के लिए बच्चों पिछले वीडियो देखेंगे जो चैप्टर 1.1 या क्लास 8 में बढ़िया से बताए थे, या 1.1 इसके पीछे वीडियो बना चुके हैं। सवाल को आप समझ गए? क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मतलब 1 से, वर्गमूल अपरिमेय होंगे? तो पहले तो 1 होगा अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होगा। आप 9, तो 9 भी क्या? एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जो निगेटिव में हो, 0 हो और पॉजिटिव। हम बताए थे ना, निगेटिव हो, 0 हो और पॉजिटिव। ये पीछे जितना भी जा सकता है या आगे जितना जा सकता है। तो 9 भी क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा? 3। और 3 एक क्या होगा? परिमेय संख्या। 3 क्या हो गया? 1। 3 क्या हो गया? 1 परिमेय संख्या। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। 16 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, इसका 4 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। समझ गए होंगे आप बढ़िया से। तो सवाल कह रहा था कि सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय नहीं होंगे। तो बोला नहीं होते हैं, तो एक एग्जाम्पल दे के बताओ।
तो देखिए एक एग्जाम्पल नहीं, दो, एक ले लिए, दो ले लिए, तीन ले लिए, ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब आगे, क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है बच्चों, √5 को संख्या √5 दिखाइए कि संख्या √5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। अब देखिए निरूपित करते पहले समझिए, निरूपित किया जाता है। इसके लिए सवाल को बहुत ध्यान से समझेंगे। √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे डायग्राम में। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग √2 का सीखते हैं, तब √5 का। ऐसे √2 का वर्गमूल कितना होता है, 1414। अंदाजा से अगर इसका सिंपल डायग्राम निकालने का है तो आप क्या निकालेंगे, इधर 0 में, इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए बच्चों सिंपल सा पहले सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद √2 का दशमलव है, आप परिमेय संख्या ही जानते हैं, तो 1 है और 2 के बीच है इसका वैल्यू, 1 और 2 के। अगर सिंपल से ग्राफ बनाएंगे तो 1 और 2 के बीच में होगा, कहीं पर भी हो जाएगा, 1 और 2 के बीच होगा, लेकिन कहीं पर होगा ये। अब इसके 1 और 2 के बीच में हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये 1.1, 1.2 इस तरह से। तो डायरेक्ट 1.414 क्या ये 1.14 पर है, ये वास्तविकता निर्धारित नहीं हो रही है, सही से निर्धारण नहीं हो रहा है। लेकिन सिंपल तो समझ गए कि इसका ग्राफ क्या होगा, 1 और 2 के बीच होगा, तो निर्धारित ठीक से नहीं है। अब देखिए सही से है, सिंपल निर्धारण हो गया, हमें पता है कि इसका 1 से और 2 के बीच होगा, साधारण निर्धारित। अब वही होगा तो हमको क्या होगा, स्केल से मापेंगे तो देखेंगे 1 और 2 के बीच में जहाँ 4 होगा स्केल में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो मान ली यहाँ पर एक और ग्राफ देख लेते हैं, ऐसे ये 0, ये 1, ये 2, तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो अगर यहाँ से ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ आएगा 1.5 भी हो सकता है, जितना तक हम डिवीज़न कर सकते हैं। तो यहाँ तो ये आसानी से बना लिए। इसी चीज़ को हमें NCERT कैसे सिखाया है वो देखते हैं। अब देखिए ये तो समझ गए 1.4, यहाँ पर 1.5 होगा, तो ये इसका ग्राफ क्या हो गया, √2 एक परिमेय संख्या है, उसको हम लोग को निर्धारण करना है। परिमेय संख्या का तो निर्धारण आसान से करते, 1 पर होता था 1, 2 पर होता था 2, तो यहाँ कर दिए। अब इसी चीज़ को तो सिंपल में हम लोग कर सकते थे, लेकिन अब NCERT कैसे बता। तो देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचे, ठीक है, इस तरह से। पूर्णांक संख्या प्लस में भी होता है और माइनस में, 1, 2, 3, 4, 5। इधर -1, -2, -3, -4 और -5। अब देखिए क्या होता है इधर कि अब देखिए बच्चों के कैसे हमको NCERT निकालने के लिए सिखाया। तो उसको सीखने के पहले पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सीख लेते हैं। पाइथागोरस सिद्धांत, जैसे उसका फार्मूला होता है H बराबर p² प्लस b²। कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले ये सीखते हैं निकालने के लिए, आपको पढ़ना भी है। इसको कर्ण बोलेंगे, उतना समय अभी नहीं है, हम लोग 10th में पढ़ेंगे लंब, इसको आधार। ठीक है, तो ये फार्मूला निकालने के इस पर ही डिपेंड करेगा। H² बराबर p² प्लस b²। ये हो गया p, ये हो गया b, ये हो गया h। जब एंगल 90 डिग्री हो
और ये एंगल निकालना हो, ये दोनों का, नीचे का हो, ऊपर का नहीं। बी एंगल, जहाँ एंगल बी और सी से निकालना हो तो विलंब, ये आधार, ये कर्ण। फार्मूला आप बस जानिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बनाने के लिए सीखेंगे। तो क्या बोले थे, √2 का, तो √2 का सिंपल में तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं, लेकिन अब इतना स्केल से बनाएंगे तब कर सकते हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 डायरेक्ट बना देंगे, बन गया। निरूपित करना था, कर दिए। परमेय संख्या का तो आसानी से करते हैं, अपरमेय संख्या को निरूपित करना है। वास्तविक संख्या को हम आसानी से करते हैं, 1, 2, 3, 4 रहता तो, जैसे 1, 2, 3 जो भी रहता तो उसको हम आसानी से कर रहे थे, 1, 2, 3, 4 का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। 1, 2, 3 का कहता ग्राफ कि 3 का ग्राफ बनाओ, तो आसान से करते 1, 2, 3, बस यहाँ से उठाते यहाँ पर रख देते, हो गया 3 का। तो √2 का कह रहा था, तो एक आसान सा ऐसे बनाएंगे ग्राफ, इसको लिखेंगे 0, 1, 2। 2 का कह रहा है तो 2 तक। थोड़ा सा समझने के लिए क्या करेंगे, पहले √2 का वर्गमूल देखते हैं। तो हमें पहले से पता है 1.414, मतलब इसका आंसर इतना आएगा। बनाना कैसे है, तो जब भी आएगा तो 1 और 2 के बीच आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे खींच दिए, और 2 का तो आराम से एक ऐसा लाइन खींच देंगे। अब इसको क्या करें, तो देखिए तो बच्चों, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर √2 होगा। आप शायद नहीं समझ रहे होंगे, यही h बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस तरह का एक त्रिभुज लग रहा है, देखिए पहले ये लग रहा है आपका, इसको कहेंगे P, इसको कहेंगे B, उल्टा हो गया, हम लोग ऐसे बताए थे। तो ये था P, ये था B, ये था H, इसको उल्टा कर दिए ऐसे, तो ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H। तो H बराबर, तो P का वैल्यू मान लियो 1 ले लिए, B का वैल्यू ले लियो 1, 1, 1, 2 होता है। अब H का वैल्यू निकालना है, तो अभी क्या पढ़े, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर, इधर वर्गमूल में तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है बच्चों, 1, 1, 1, 2 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका, एच बराबर 1 का स्क्वायर माने 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1 प्लस 1, आपका अंडर रूट 2 आ गया। ये समझ गए, बस ये तरीका अपनाना है। अब इसको बनाएंगे कैसे, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो √3 या √5 को हम कल बताएंगे। ऐसा आप बना सकते हैं, बहुत इजी वे में है। एक ऐसे इसको ग्राफ खींचे, ये 0, 1, 2 रखते हैं, -1, -2, ज़्यादा इसलिए नहीं लिए क्योंकि इसका आंसर हम लोग पहले से पता है कि इसका ग्राफ किसके बीच होगा। तो एक यहाँ से एक लाइन खींचे इस तरह से ऐसे, ये क्या हो गया बच्चों, H, ये क्या हो गया P, ये हो गया आपका B। अब देखिए अगर इसको 1 ले लेते हैं, इसको भी 1 ले लिए, तो ये क्या हो गया, √2 आ गया। तो जैसे ही √2 होगा उसको जहाँ से एक सर्कल पकड़ के ऐसे खींचिएगा, एक वृत्त बनाइएगा। तो जैसे एक वृत्त बनाइएगा, जैसे एक आप वृत्त बनाइएगा, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, तो क्या हो गया, बीच का अंडर √2, तो इधर से भी √2, इधर से भी √2, मतलब इस तरह से ग्राफ बना ऐसे 1, 1 का √2। अगर इसको ऐसे भी बनाएंगे तो 1, 1 का √2, आई बीच से एक ग्राफ बनाइएगा, जहाँ से कटेगा वही आपको हो जाएगा 1.14। तो एक सर्कल, एक वृत्त बनाइएगा, इसको केंद्र मान के, जैसे इसको केंद्र माने तो इसको ऐसे केंद्र मान के इसके एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे करके एक सर्कल तो कटेगा, कोई दिक्कत, आप समझ गए होंगे। अगर √3 का कहता, जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम लोग, तो √3 को कैसे निकालें। √3 का क्या होता है, 1.73, 2 मतलब ये 2 के भी लमसम में पहुंच जाता है, 1 और 2 के बीच। अब ग्राफ बनाने के लिए तो पहले ऐसे इसको खींचेंगे,
0 1 2 3 -1 -2 -3। तो इस तरह से फिर इसको खींचेंगे। तो पहले 2 का निकालते हैं बच्चों। तो एक ऐसे खींच दिए, ये ऐसे आपका आ गया। तो इसको 1 1 लिए थे, क्या आ गया था √2। अब √2 को ऐसे खींचेंगे, शायद आप लोग को समझ में नहीं आ रहा। 1 देखिए, अगर वर्गमूल √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी √2 का स्क्वायर कट जाएगा √2 तो क्या आ गया 2 और 1 का स्क्वायर 1 तो √3 आ गया। तो अब यहाँ से एक सर्कल खींचेंगे और जहाँ कटेगा वो आ जाएगा। अगर आप इसको समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस और अच्छी तरीक़े से करेंगे। कोशिश करिएगा समझने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।